जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल फेल स्टोरीज पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए मुद्दे में एक नए न्यूज़ के वो एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे। आज उसके हमारे विषयों में हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या प्रभाव है और हम उस पर वो कैसे उससे निपट सकते हैं, कहाँ से उसकी उत्पत्ति और कहाँ पर उसका एंड हो सकता है। तो अभी चला हुआ है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में संघर्ष चला हुआ है। मेन जो संघर्ष हुआ है ये जो हुआ है गाज़ा पट्टी पे हुआ है। जो गाज़ा पट्टी पे यहाँ पे एक आतंकवादी है, यहाँ पे टेररिस्ट है, उनके द्वारा इजराइल के सैनिकों पर और इजराइल के भू क्षेत्र पर एक साथ 5,000 यहाँ पर रॉकेट दागे गए हैं, जिससे वहाँ के नागरिकों की 200 से ज़्यादा के नागरिकों की जानें जा चुकी है और हज़ारों की संख्या में घायल हो चुके हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में देख पा रहे हैं। इसी न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे कि इससे हमारे भारत के विकास की स्थिति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वार और वार को लिख करके आप एक गोले दारे में डाल दो। उसको गोले में डालने के बाद आप उसके बारे में सोचो कि इसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, किस चीज़ के इस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और पहले तो सोचने की शक्ति आप अपनी बढ़ाओ। जब आप ये सोचने लग जाओगे तो एक अच्छे क्वेश्चन लिख पाओगे और अच्छे जो ऑप्शनल के क्वेश्चन भी आते हैं उसको भी एक अनुमान के हिसाब से उसको लिख सकते हो या उनको करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। हर चीज़ आपको कोई भी याद नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें समझना ज़रूरी है। समझने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसी से हमारे पेपर क्लियर होगा। जैसे इस पे क्या क्या किस पे सबसे पहले तो हम लगे इस पे नागरिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नागरिक पे अब नागरिक चाहे वो यहाँ पे फ़िलिस्तीन का हो या वो इजराइल का हो या वो इंडिया का नागरिक हो या कहीं का भी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का नागरिक हो, किस पे किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा वो उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, दूसरा किस फिर प्रशासन पे। प्रशासन, अब ये प्रशासन हम इसमें एक तो इजराइल के देखेंगे, एक फ़िलिस्तीन का देखेंगे और एक यहाँ पे अपने इंडिया के बारे में देखेंगे। तीनों के प्रशासन के पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा सेना, सेना पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे। यहाँ पे सेना हमारे इंडिया की तो नहीं है, यहाँ पे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला क्या हो सकता है, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा इसका। आर्थिक प्रभाव में हम क्या क्या जानेंगे। एक तो एक संपत्ति होती है और दूसरी क्या होती है, पर्यटन के द्वारा इनके यहाँ पे इनकम है सबसे ज़्यादा। आप मिडिल ईस्ट में जाओगे तो पर्यटन के द्वारा वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम हो रही है आज के टाइम पर। उसके बाद यहाँ पे क्या पड़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। युद्ध है ना, युद्ध के ऊपर तो समाज से कुछ इस होगा। फिर राजनीतिक स्थिति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, विषयों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर। इन सभी डायमेंशंस को हम देखेंगे और एक एक चीज़ को हम जानेंगे, जिससे हमारे सोचने की शक्ति और पेपर को में एक अच्छे क्वेश्चन लिखने की प्रवृत्ति को हम जान पाएंगे। देखो ये अभी अभी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा नागरिकता, तो नागरिक पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नागरिक जो है अभी युद्ध की स्थिति में है। फ़िलिस्तीन के नागरिक ले लेते हैं जो गाज़ा पट्टी में जो रहते हैं। अब आम नागरिक है जो सिविलियन है, उस पर ऊपर जो बम गिराए गए हैं उनकी जान गई है, उनके बेचारों की लाइफ चली गई है। किसी के घर के बाहर छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के बाप है, किसी के भाई है, किसी की बहन है, उनकी डेथ जा गई। और किसी के मान के चलो यहाँ पे जो इकोनॉमी का जो क्षेत्र था या इकोनॉमी जो कमाने वाला था वो 1% था और वही उसकी डेथ हो गई, तो उनकी तो स्थिति बुरी हो गई ना। तो इससे क्या होगा, उनके जो पिछड़ापन उत्पन्न हो गया वहाँ पे। ये इजराइल में भी ऐसे हो गया और फ़िलिस्तीन में भी हो गया। दूसरा, नागरिकों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो उनका डेली रूटीन की जो कार्य पद्धति है, वर्किंग है, वो उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे एक आपातकाल स्थिति लागू कर दी गई है। फ़िलिस्तीन में आपने यूट्यूब पे या अखबारों में न्यूज़ देखा होगा, वहाँ पे एक आपातकाल की घोषणा कर दी गई है इमरजेंसी की, जिससे क्या है वहाँ पे खाने के लिए भी अभी अनाज नहीं है, वो डोनेशन मांग रहे हैं। तो जिससे युद्ध की स्थिति में इतना बुरा हाल हो सकता है।
फूड की कमी हो गई। फिर उसके बाद क्या हो सकता है वहाँ पे आप देखो, फिर उनकी हेल्थ की जो सिचुएशन है वो भी कमज़ोर हो गई, क्योंकि हॉस्पिटलों की जो है, जो उनकी बिल्डिंग है हॉस्पिटलों की, वो तो उनको टूट गई है, और टूट गई तो इलाज कहाँ से कराएंगे, जिससे हेल्थ की सिचुएशन भी बिगड़ गई है। ये तो हो गए नागरिक पे प्रभाव। फिर दूसरा क्या है, प्रशासन पे प्रभाव। प्रशासन मतलब जो हमारे देश को चलाने के लिए एक प्रशासन सुविधा है, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, मोदी सरकार, मोदी के बाद क्या है, जो सचिव होते हैं वो सरकार को चलाते हैं, थिंक टैंक जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे, नीति नीति आयोग जिसको। प्रशासन के काम में क्या है, अब हर चीज़ को किसी को भय होता है कि ये रॉकेट इतनी ज़्यादा जा रहे हैं, नागरिक मर रहे हैं, हम नागरिकों को उनकी सुरक्षा कैसे करें, जिससे प्रशासन की सुविधाएं सारी भी तहस नहस हो सकती हैं। क्या कदम उठाया जाए उसके बारे में सोचना पड़ता है। यहाँ पे इजराइल पे भी और फिलिस्तीन पे भी, दोनों को मैं एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, लिंक कर पाओगे। फिर दूसरी आएगी सेना। अब जो सेना पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो व्यक्ति सेना से छुट्टी का लेने के बाद अपने घर पे जा रहा होगा, अपने आराम कर रहा होगा, पर उसको युद्ध की स्थिति में एक वहाँ से बुलाना पड़ेगा, बेचारे को मौज मस्ती के दिन थे वो तो छीन लिए गए उससे। दूसरा क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो सेना के कार्य थे, सेना का क्या कार्य है, शांति रखना होता है, पीस कीपिंग का काम होता है। अब ये युद्ध करेंगे, युद्ध में सेना की जो गोली है वो किसी को भी नहीं दिखती है, वो नागरिक है या वो आतंकवादी है, तो किसी को भी लग सकती है, जिससे सेना के प्रति द्वेष भावना भी उत्पन्न हो सकती है युद्ध की स्थिति में। जैसे अभी आपने देखा होगा कि करंट लाइव एग्जाम्पल के तौर पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है। रशिया के जो सैनिक हैं वो जो गोली चला रहे हैं, बिल्डिंग जो गिरा रहे हैं, उससे क्या कि आम नागरिकों को भी गोली लग रही है। तो जो यूक्रेन के जो नागरिक हैं, यूक्रेन के जो सिटीजन हैं, वो रशिया की आर्मी के खिलाफ हो गए, उनको द्वेष भावना की स्थिति से देखने पड़े। पर उसका तो एक नैतिक है ना, नैतिक करना कर्तव्य है उसको, तो वो कर रहे हैं। पर इस चीज़ में नागरिकों को तो ये चीज़ें तो पता नहीं है, वो तो सर युद्ध कर रहे हैं बस। तो इस चीज़ से सेना में के प्रति हमें देश भावना हो सकती है। दूसरा क्या है, आर्थिक। आर्थिक में तो आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब बिल्डिंग टूट जाएगी, एक वहाँ पे शांति का माहौल नहीं होगा, तो पर्यटन का क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा। दूसरा जो संपत्ति है, करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे, करोड़ों की संपत्ति बनी है, वो टूट जाए तो उसको दोबारा पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। एक पहले बनाए उस संपत्ति का और दोबारा बनाए उस संपत्ति का, एक को खर्चा कितना होगा वो आप एक अच्छे से जान सकते हो। जैसे हम आप अपने घर बनाते हैं, एक नॉर्मल भी घर भी बनाते हैं, तो एक रूम में भी आज मान के चलो 1 लाख रुपए लग जाते हैं। 1 लाख में एक नॉर्मल सा कमरा बनता है, जो छत है नॉर्मल अपने, तो जिससे अभी वहाँ तो इतनी करोड़ों की संपत्ति है, तो कितने करोड़ों, हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। और वो हज़ारों करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आती है, टैक्स पेयर से आती है। तो टैक्स पेयर वो चोरी करने की भावना की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर अगला क्या है, शिक्षा के क्षेत्र पे। अब आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल में इमरजेंसी स्थिति में जो स्कूल होते हैं वो बंद हो गए, जो उनके शिक्षा देने के जो केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं, वो सभी यहाँ पे बंद हो चुके हैं। अब मान के चलो ये युद्ध 1 साल चल गया, वह 1 साल भी चलेगा तो 1 साल तो बच्चों का गया है ना। जैसे अभी रूस और यूक्रेन में चला हुआ है, जिसमें क्या है 2 साल से ज़्यादा का टाइम जाने को हो रहा है इसमें। तो बच्चों के जो स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों के, वो तो बंद है। और वहाँ पे जैसे कि हमारे भारतीय स्टूडेंट भी वहाँ पे मेडिकल की सुविधा लेते हैं, तो उनको जो यूक्रेन से रशिया की तरफ शिफ्ट हो गए, तो इससे क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। और जिससे उनको जो आज मान के चलो किसी को 2020 में डॉक्टर बनना था, आज 2 साल उनको युद्ध के हो गए हैं, वो 2022 में बनेगा डॉक्टर। ऐसे ही 2023 में युद्ध है, जिसकी 10वीं क्लास 10वीं में होनी थी, 2023 में होनी थी, वो कब करेगा, 2024 में हो जाएगी उसकी 1 साल। तो इस चीज़ को समझना चाहिए हमें, युद्ध की स्थिति को जितना उसके टालना चाहिए। समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखो, उनके रहन सहन पे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा जो है उनकी आज़ादी, लिबर्टी है, राइट्स हैं, वो सारे छीन लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सरकार के प्रति
समाज की जो होती है वो दृष्टिकोण उसका चेंज हो जाता है। इस पे समाज पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। राजनीति में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब जैसे वहाँ पे सरकार है नेतन्याहू की, नेतन्याहू की सरकार के प्रति वहाँ पे जब भी ये युद्ध समाप्त होगा तो जो समाज है, जनता है, वो सरकार को चेंज करने के पक्ष में रहेगी। इस पे विश्व पे और भारत पे अपने के इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम आगे समझेंगे। दूसरा ये देखो, फिलिस्तीन और इजराइल का यहाँ पे जन्म कैसे हुआ, ये हम आपको बताते हैं। क्या हुआ कि 1970 में 1917 में यहाँ पे जो फिलिस्तीन पर था किसका, ब्रिटिश का कब्जा था, उपनिवेश था ये। तो ब्रिटिश ने क्या किया ना, 1917 में कुछ फिलिस्तीन को बसाया गया जर्मनी से ले करके कहीं कहीं दूसरे देशों से, और इनको बसा करके यहाँ पे कहेंगे आप यहाँ पे रहो और यहाँ पे अपने रोजगार करो और यहीं पर अपने रहो, खाओ पियो और मौज करो। उसके बाद क्या हुआ 1917 में, तो ये हो 1948 में यहूदी हैं वो पूरे संसार से इकट्ठे होकर के यहाँ पर आ गए और अपना एक अलग देश बना लिया गया, जिसमें क्या हुआ था 22, यहाँ पे तो कितना परसेंट दिया गया था 22%, और यहाँ पे कितना हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप अब एक अंदाजा लगा भी पा रहे हो। ये है अपना गाजा पट्टी और ये है फिलिस्तीन की मुख्य भूमि, इसको बोल सकते हैं। तो 1948 में ये भाग था। फिर 1967 क्या हुआ, अरब देशों ने 6 दिन का युद्ध हुआ था, और अरब के जो भी देश थे ना वहाँ पे, जो आपको मैं बताऊं कौन कौन से देश थे, उन्होंने चारों ने मिल करके फिर इजराइल पे आक्रमण कर दिया, जो 6 दिन में युद्ध जीत लिया गया था इजराइल के द्वारा। उसके बाद 1995 में इतना हो गया, इसका भूक्षेत्र बढ़ गया, और 2020 में ये हो गया। 2020 में क्या है, जब 2016 में ट्रम्प सरकार आई थी कहाँ पे, यूएसए में, तो उन्होंने कहा था कि कुछ जो क्षेत्र हैं ये वाले जो आप देख रहे होगे ना, ये वाले, इनको क्या है कि जो 15% एरिया है, ये 15% एरिया इनको जो कब्जे कर रखे हैं, तो आप अपने इसको वापस लौटा दीजिए। तो अब वो तो ट्रम्प सरकार ने बोला था ना, तो ट्रम्प तो यहाँ रहता नहीं है, और तो नहीं रहते हैं, तो इजराइल रहते हैं, तो इजराइलियों ने वो वापस नहीं किया। अगला क्या है, अब हमें ये देखना चाहिए कि इजराइल हमारे कहाँ पर है और उसके नियर बाई कौन है। दूसरा देखो, ये हमारी इंडिया कंट्री है, और इजराइल हमारे यहाँ कहाँ से मिलेगा, यहाँ से जाएंगे, और ये जाएंगे हम रेड सी से होते हुए और स्वेज नहर से होते हुए, और यहाँ पे ये हल्का सा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है फिलिस्तीन और इजराइल। इसके पड़ोस में क्या है, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया, जो जॉर्डन, और ये तुर्की, ये है यहाँ पे। और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ये यहाँ पे इसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं, इसको रेड सी बोलते हैं, और स्वेज नहर है ये यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके भू क्षेत्र किस किस से मिलते हैं, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं, और हमारे भारत के क्षेत्र में, भारत के दृष्टिकोण से यहाँ ये कहाँ पर है, ये देखो, ये हमारा प्यारा इंडिया, ये हमसे आते हैं ऐसे रेड सी से, ये है हमारी स्वेज नहर, और ये मेडिटेरियन सी है, ये हमारा इजराइल है, आप देख पा रहे होंगे, ये जेरूसलम इसकी राजधानी है। ये छोटा सा देश इसका जॉर्डन है, ये सऊदी अरब है, ये इराक है, ये सीरिया है, ये तुर्की है, और ये इजिप्ट है, और ये छोटा सा थोड़ा सा लेबनान है। अभी जो युद्ध हो रखा है, जो वो है गाजा पट्टी पे हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा समुंदर है और कौन कौन से इससे पड़ोसी देश हैं इसके, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका इतिहास क्या है उसके बारे में मैं जाना, पहले मैंने भी कुछ बता दिया और अभी बता देता हूँ। अब यहाँ पे हिटलर द्वारा यहूदियों को मारा गया, ठीक है, और यहूदियों को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि आप देखोगे तो आपके रूम खड़े हो जाएंगे। जैसे एक हलाल करते हैं ना जब बकरे को, और जब उसका रूम खड़े हो जाते हैं, उसी तरह से बेचारों को जब मारा गया ना, गैस के कमरे बनाए गए यहाँ पे,
और इनमें जहरीली गैस छोड़ दी गई और लाखों की संख्या में यहूदियों को यहाँ पे छोड़ दिया गया मरने के लिए। वो 1941 से 1945 तक 6 लाख यहूदी लोग मारे गए, देख लो, हिटलर के काल में। तो वहां से जान छुड़ा करके वो फिलिस्तीन में आए और अपना एक अलग देश बनाया। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा क्या है, अब इन पॉइंटों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ये ही एग्जाम पे पॉइंट ऑफ से हमें काम आएंगे और इंटरव्यू के बेस पे भी काम आएंगे, आपको कहीं भी पूछ सकते हैं। फिलिस्तीन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा जब इजराइल बना, तो क्या हुआ, वहां पे एक युद्ध का सामना करना पड़ा 1948 में। उसके बाद आतंकवाद का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, नागरिकों पर अत्याचार किया गया। अब वहां पर जो युद्ध हुआ था वार के टाइम पे, तो नागरिक, सिविल नागरिक जो होते हैं, उनको क्या किया गया, उनको यातनाएं झेलनी पड़ेगी। उनको बेचारों की हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, सारी सिचुएशन चरमरा गई। जिससे क्या है, वहाँ पे अत्याचार हुआ, महंगाई बढ़ गई, खाने को नहीं है, जैसे अभी हो रहा है ना, उसको देख सकते हैं आप। भू क्षेत्रफल का कम होना, क्योंकि कुछ भाग है, पहले तो 22% था, उसके बाद बढ़ता बढ़ता उसको 70% से 80% के बीच में हो गया। उसके बाद आतंकवाद का जन्म, हम नए आतंकवादी बन गए वहाँ पे। जैसे कि हम को रिलेट कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान से। पहले क्या था, हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान में क्या था, पहले कोई आतंकवादी की पनाह तो थी नहीं, और जैसे वहाँ पे शांति एरिया था। अब इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद पाकिस्तान चाह रहा है कि कश्मीर मेरे को मिल जाए और इंडिया पे मैं अपना राज करूं। और इसी को आमने सामने को युद्ध न करके एक युद्ध करने की, मतलब आतंकवाद के रूप में इसको जन्म हो गया। जिससे कि आपने देखा होगा 2008 का आपने सबसे भयानक आतंकवाद ताजमहल का, और 1992 में भी आपने एक आतंकवादी देखा होगा जिसमें बहुत ही जान माल की हानि हुई थी। उसके बाद आपसी द्वेष भाव, किसमें आपसी द्वेष भाव हो गई, यहूदी और फिलिस्तीन के लोगों में, एक दूसरे को दुश्मन की भावना से देखने लगे। विकास की दर में कमी, क्यों विकास की दर में कमी कैसे होगी, जो भी फिलिस्तीन का एरिया था वो आधे से ज़्यादा हिस्सा तो किसको चला गया, इजराइल को, और जो भी वहाँ पे प्राकृतिक स्रोत थे वो इजराइल के पास चले गए, जिससे कि फिलिस्तीन का विकास की दर कम हो गई। आम नागरिकों की परेशानी है तो मैंने आपको बताया था। फिर पर्यटन क्षेत्र में क्या हुआ, नुकसान हो गया। अब जो ये युद्ध चला हुआ है, वार वार के कारण वहाँ पे असंगठित क्षेत्र हो गया, मतलब कि वहाँ पे युद्ध के वार में आप कहाँ जाओगे, अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है तो आप अपनी लड़ाई छोड़ करके कहीं दूसरे देश में थोड़ी जाओगे, या लड़ाई वाले घर में आप थोड़ी जाओगे। तो इससे क्या होगा, पर्यटन की जो इनकम होती है पर्यटन क्षेत्र की, वो कम हो गया। अगला क्या है, इस पे इजराइल से क्या इफेक्ट पड़ा, इजराइल पर, इजराइल पे भी तो कुछ इफेक्ट पड़ा होगा ना। देश का बनना, इस यहूदी लोगों का पहले कहीं भी देश नहीं था, अब अपने अलग देश बन गया। वहाँ पे अपनी अलग तरह से जो उनके राइट्स हैं वो मिले उनको, नागरिकों को, और अपनी गवर्नमेंट मिली जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेगी। विश्व में पहचान, अब इजराइल नाम से एक देश है, और आज के टाइम अगर वो इजराइल की आप देखोगे, जो मोसाद है उनकी खुफिया एजेंसी, उसका वर्ल्ड में नंबर 1 है, जो खुफिया एजेंसी में है, जो पूरे विश्व में नाम है उसका। दूसरा, उनकी जो एग्रीकल्चर में जो उन्होंने विकास किया, बहुत ही अच्छा विकास किया है, जिससे दूसरे देश भी उनसे एग्रीमेंट करते हैं, समझौते करते हैं, ताकि उनके देश में भी फसल की सुविधाएं उपलब्ध हो अच्छी कर में। दूसरा क्या होगा, साइंस के क्षेत्र में, फिर उन्होंने वेपन्स के मामले में कितना अच्छा उन्होंने किया, जिससे उनकी अलग ही एक पहचान बनी हुई है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बाहरी युद्ध झेला। 1967 में मैंने आपको बताया था कि जो अरब के देश थे, अरब देशवासियों ने एक साथ मिलकर के इजराइल पे युद्ध किया था, जिससे उनको 6 दिन में हार का सामना करना पड़ा, किसको, अरब वाले देशों को।
आतंकवाद का शिकार। समय समय पर इजराइल भी आतंकवाद का शिकार बनता गया, जैसे 2006, 2008, 2012, 2014, 2021 और 2023 में। इसको क्या किया, उन्होंने युद्ध का नाम दे दिया गया है वार का, और ये पहले आतंकवादी घटनाएं थी। नए संघर्ष का जन्म। संघर्ष के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, इजराइल और अरब के बीच में, इजराइल और मुस्लिम के बीच में। आपसे ये देखो, या तो दो देश हैं, या पूरा द्वीप है, यहाँ पे धर्म आ गया, जिससे क्या हो गया, संघर्ष की भावना ज्यादा हो गई। अभी जो कह रहे हैं कि ये जो युद्ध हुआ है, इसमें सबसे बड़ी जो लूप होल है, मोसाद पर प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि मोसाद है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी है, और उसने ये कैसे पता नहीं किया कि जो हमास है, इतनी भारी संख्या में उनके पास वेपन्स कहाँ से आए। और उनको, ये आपने देखा, युद्ध है वो एक दिन में नहीं होता। युद्ध करने के लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी होती है, तो तैयारी करने के लिए आपको पहले से हथियार परचेज करने होंगे। ये बताया जा रहा है ईरान से के द्वारा यहाँ पे हथियार मिले गए हैं, ईरान के मिले हैं, यूक्रेन के हथियार मिले हैं यहाँ पर पे उनके पास। तभी तो युद्ध हो रहा है ना। जो 5,000 मिसाइलें गई हैं, तो 5,000 मिसाइलें एक दिन में तो आई नहीं होंगी, उसको कैसे ले आया गया, तो हमास को यहाँ पे कैसे, क्यों नहीं पता चला। दूसरा, जो पर्यटन पर प्रभाव यहाँ पे इजराइल पे, इजराइल ने ऐसी तकनीक विकसित की गई है जहाँ पे दूर दूर के देशवासी वहाँ पे देखने के लिए आते हैं, जिससे उनकी इनकम होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी भी पीने को नहीं है, और वो भी पानी, समुंदर का पानी आपको पता है खारा होता है, तो पानी भी जहाँ पे आप अपने देश में, इंडिया में पेट्रोल का भाव है, वहाँ पे उसका पानी का भाव है, तो पर्यटन के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा नेगेटिव। अगले देते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इजराइल। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा इजराइल पर। अपने, एक तो देश का निर्माण किया गया, एक अलग देश का निर्माण होने के बाद उनको अपनी पहचान पहचान मिली। उसके बाद क्या होगा, यूएनओ में एक अलग अपने यहूदियों की सहायता के लिए उनके यूएनओ ने अलग अलग रेजुलेशन लाए गए हैं, जैसे कि उनको क्योंकि यूएनओ के जो रेजुलेशन होते हैं, जो उनके नियम होते हैं, सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। यूएनओ की, मैं कहना चाहूँगा कि जब ये युद्ध हो रहा है, वार हो रहा है, तो यूएनओ को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी युद्ध है, और यूएनओ एक विश्व में शांति बनाने का, पीस कीपिंग का काम करती है, तो उसको यहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय उन्होंने काम किया है। विश्व को एक अलग तरह से उनको साइंस टेक के में आविष्कार करके उन्होंने सहायता की है। दूसरे, अपने धर्म की पहचान। उन्होंने, यहूदी है, यहूदी और यहूदी धर्म की एक अलग से अभी पहचान हो गई कि इस तरह से कि वो एक वेल डिसिप्लिन में रहते हैं। आपने जैसे जैसे जापान के लोग रहते हैं, जापान में प्रत्येक दिन भूकंप आता है, फिर उसके बाद भी उन्होंने इतना विकास किया, विकसित देश हो गया है। ऐसे ये विकसित देश हो गया है, और छोटा सा देश है, 7 लाख की आबादी है, तो विश्व के विकास में इनकी भागीदारी है। उसके बाद एक नागरिकता। नागरिकता तो आपको पता ही होगा, जैसे हमारे भारतीय संविधान में मुझे 3 में लिखा हुआ है कि हम भारत के नागरिक, नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। ऐसे ही ये नागरिकता एक अलग स्थान मिल गया उनको अपने रहने के लिए। वो फिर तकनीकी का विकास। इजराइल ने एक नए नए आविष्कार किए। इजराइल के आपने देखा होगा, जो 166 सैटेलाइट हमारे इसरो में भेजे, तो उसमें इजराइल की भी सैटेलाइट थी। उन्होंने आज सैटेलाइट बना सकते हैं, वो अंतरिक्ष में जा सकते हैं, जिस, और उसके बाद साइंस टाइप में उन्होंने बहुत ही हमारे साथ समझौते किए हुए हैं। किस क्षेत्र में समझौते, एग्रीकल्चर में हो गए, साइंस टाइप में हो गए, तो उसमें समझौते की वो आगे मैं आपको बताया। दूसरे क्षेत्र में पहचान। आज इजराइल के आयरन डोम
आयरन ड्रोन की बहुत डिमांड है, और उनके जो मिसाइल है, ब्राक मिसाइल, जो इंडिया ने उनको से आयात किया है, तो आपने देखा होगा बहुत अच्छी सरफेस मिसाइल है, अच्छी मार क्षमता है उसकी, तो उनको सुरक्षा के क्षेत्र में नए नए मिसाइलों के आविष्कार किया है। इंडिया इजराइल रिलेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अब इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है वो बहुत ही पुराने हैं और शुरू से ही हैं। जो 1948 में एक देश की स्थापना हुई थी, आपको ये याद रखना होगा, किसकी? इजराइल की। 1950 में भारत ने मान्यता दे दी थी कि संसार में, विश्व में एक इजराइल नाम का देश है, हम इसको मान्यता देते हैं। 1950 के बाद हमने इसमें कूटनीतिक संबंध नहीं बनाए, और कूटनीतिक संबंध बनाने के पर नहीं बनाने के हमारे पास कई रीजन थे। दूसरा क्या है कि जो बना था, अगर फिलिस्तीन के क्षेत्र में बना था तो हम अगर इसे शुरू से कूटनीतिक संबंध बना लेते तो ये तो ऐसा होता ना, जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के क्षेत्र पे कब्जा किया हुआ है, जिसको पीओके बोलते हैं हम। अगर इसको हम कूटनीतिक संबंध बना लेते शुरू से, तो पाकिस्तान भी ये भी कह सकते थे, या विश्व, पूरा विश्व कह सकता था कि इन्होंने जो ये कश्मीर का क्षेत्र है ये पाकिस्तान का है, जिससे हम, हमारा जो कश्मीर का एरिया है कितना है, ये 2/3 भाग हम हमारे पास है, और 1/3 भाग पीओके है ये। तो ये कहाँ चला जाता है? हमारे पाकिस्तान के पास चला जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ से कूटनीतिक संबंध नहीं बनाए। दूसरा इसका रीजन क्या था, जो फिलिस्तीन है वो भी हमारा दोस्त है, क्योंकि पुराने जो संबंध बनाए गए थे हमने, तो वो तो फिलिस्तीन से ही थे ना। तो जिससे क्या है कि वहाँ पुराना जो जिससे उनके द्वेष भावना बढ़ जाती हमारे प्रति। जो पहला और हमने जो कूटनीतिक संबंध बनाए थे, वो बनाए थे हमने 1992 में कूटनीतिक संबंध पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। किसकी सरकार में? नरसिम्हा राव की सरकार में हमने कूटनीतिक संबंध बनाए थे यहाँ पर। उसके बाद अभी 2014 में मोदी जी गए, फिर 2018 में गए, यहाँ पे विजिट की गई थी इजराइल में। फिर 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध के टाइम पे इन्होंने हमारे को क्या दिया था? सर्चर। सर्चर एक प्रकार, एक तरह का ऐसा वो था जिससे क्या कि निगरानी रखी जाती थी, निगरानी रख करके और सर्वेलेंस के काम आता था, जिससे हम ये पता कर सकते थे कि जो पाकिस्तानी गुट के लोग हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, और किस स्थिति में, और कितने उनके पास हथियार है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिला था? मिराज, मिराज, मिग और जगुआर, ये तीनों जो जहाज है, ये पूरा स्क्वाड्रन है इसका, इजराइल ने यहाँ पे अपग्रेड किया है। इसको अपग्रेड करने की बात हुई है, और अब ये अपग्रेड इसका चल भी रहा है, आप देख रहे होंगे। दूसरा बात क्या दिया था सबसे महत्वपूर्ण? UAV, अनमैन आर्म व्हीकल। इसमें क्या होता है, मानव तो होते नहीं है, तो मान हानि इसमें होगी नहीं, तो यहाँ पे युद्ध लड़ने में हमारे सहायता हुई। उसके बाद कृषि क्षेत्र में सहयोग किया। कृषि क्षेत्र में कैसे? पंजाब में, अपने हरियाणा में जो कि कृषि हो रही है बड़े बड़े मशीनों के द्वारा, एक एक बीघे में आज के टाइम 4 से 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल तक के वहाँ पे अनाज उत्पन्न हो रहा है, जो पहले 4 से 5 क्विंटल उत्पन्न होता था। इससे पैदावार की शक्ति बढ़ी है। जो ड्रिप की जो है, जो फारस पद्धति है जो हमारे लोकल में, वो कहाँ से आई है? वो इजराइल से ही आई है। सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग। सुरक्षा क्षेत्र में कैसे सहयोग दिया है? जो ब्राक मिसाइल है, ब्राक मिसाइल है, वो जॉइंट वेंचर है किस किस का? एक इजराइल और इंडिया का, जिससे शिक्षा जो सुरक्षा क्षेत्र में है, रक्षा क्षेत्र में है, डिफेंस क्षेत्र को बोल सकते हैं आप इसको, इसमें बहुत ही सहायता मिली है। विज्ञान क्षेत्र में सहयोग।
विज्ञान क्षेत्र में कैसे सहयोग हो सकता है? जो हमारे जो DRDO है और इसरो है, उनकी उन्होंने क्या किया, हेल्प की है। कैसे हेल्प की? इंस्ट्रूमेंट में, सिविल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंजीनियर में, टेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, अर्थ एंड ओशन साइंस एंड वाटर में यहाँ पे हमारी सहायता करेंगे। और इसमें सहायता किस प्रकार से हो सकती है? एरोस्पेस में क्या है कि जो हम अभी तेजस बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या अपग्रेड करना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी क्या क्या होनी चाहिए, अच्छी मिसाइल बनाने के लिए उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसके में हमारी सहायता कर सकते हैं। इकोलॉजी में क्या क्या सहायता कर सकते हैं कि जो पर्यावरण को कैसे बचाएं, नई नई तकनीक अपनाकर हम पेड़ों को लगाएं, ऑक्सीजन जो जीरो एमिशन हमें 2070 तक करना है, 2070 तक हमने करना है, तो उसको में हम क्या हेल्प कर सकता है, क्या क्या करना चाहिए हमें, ये हमें सारी चीज़ को हेल्प कर सकता है इजराइल। क्योंकि इजराइल एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री के पास तकनीकें होती हैं, जो देश उसने अपने देश में अपनाई गई है वो हमें भी बता सकता है। ये तो हो गए हमारे साइंस टैग में जो उन्होंने हमारे साथ गठबंधन कर रखे हैं या सहयोग कर रखे हैं। उसके बाद क्या हो सकता है? भारत का युद्ध पर क्या प्रभाव हो सकता है? इस पे भारत का और इस पे भारत की क्या प्रक्रिया है? इजराइल और फिलिस्तीन दोस्त हैं। किसके दोस्त हैं? दोनों दोस्त हैं ये हमारे इंडिया के। इंडिया का इजराइल भी दोस्त है और फिलिस्तीन भी दोस्त है। जिससे क्या है कि वो हम जो इसमें भारत क्या करता है, दोनों की अखंडता और सॉवरेनिटी की बात करता है कि एक दूसरे को मिलजुल करके रहना चाहिए, तो एक दूसरे को एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए और सम्मान करना चाहिए। दूसरा किस पे इफेक्ट पड़ता है? IMEC, ये क्या है आपको देख बताते हैं। IMC क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। यो बम्बई और गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ से यूएई के द्वारा बाय रोड जाते हुए ये अपना कौन सा था, मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से बाई समुद्र के द्वारा ग्रीस में चले जाएंगे हम। और ये ग्रीस क्या है? यूरोप। यूरोप का जो रास्ता है, यूरोप जाने के लिए हमें ये रास्ता चाहिएगा पहले। और वैसे कैसे जाते हैं? ये यहाँ से रेड सी से गए और अपने स्वेज नहर से, या फिर यहाँ से जाओ पूरे घूम करके हिंद महासागर से जा रहे अरब सागर से होते हुए, तो ये लंबा रूट पड़ जाएगा। जिससे क्या होगा, लॉजिस्टिक की जो लागत है वो हाई हो जाती है, और यहाँ से जाएंगे तो लॉजिस्टिक की मांग क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जो एक्सपेंडिचर है, जिससे वस्तुएं हमारी सस्ती हो जाएगी। और ये हम रास्ता बना क्यों रहे हैं? आपने सुना होगा चाइना का वन वन बेल्ट वन रोड या स्ट्रिंग मोतियों की माला, उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसको रिकैप भी बोलते हैं। उसको ये किसकी चली हुई है? चाइना की है। उसको हम उसके प्रतिरोध में या उसके विपक्ष में हम जा रहे हैं, क्योंकि वो हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, हम उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, पाकिस्तान, और ये क्या है, ईरान। और यहाँ पे हमारा क्या है, चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, जिससे ये ग्वादर पोर्ट से मात्र 70 किलोमीटर दूरी पे है। तो हमें इस क्षेत्र में अगर ये अशांत रहेगा तो हम ये डेवलप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे भारत ने यहाँ पे अभी 3 लाख करोड़ रुपए लगा चुका है। $3 मिलियन कितने होते हैं आप देख रहे हो, यहाँ पे इंडिया लगा चुका है। अगर यहाँ पे अशांत रहेगा तो यहाँ पे ये कॉरिडोर का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे हमारे इन पैसों का नुकसान हो सकता है। आगे क्या, तेल का मूल्य में वृद्धि। तेल के मूल्य में कैसे वृद्धि हो जाएगी उसका बताते हैं हम आपको। अब मान के चलो यहाँ पे अशांत रहेगा और OIC क्षेत्र, ये देश हैं जो तेल उत्पादन करते हैं, OIC वाले संगठन बना रखा है इन्होंने। अब यहाँ पे क्या होगा, तेल की उत्पादकता तो कम होगी, उत्पादकता कम होगी और डिमांड बढ़ जाएगी, और सप्लाई
सब कम हो जाएगी। अगर आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, अगर सप्लाई अगर बढ़ गई तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अगर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई बरोबर नहीं बढ़ी, कम हो गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये है, ये ये अपोजिट होता है। अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई भी बढ़ेगी तो मूल्य स्थिर रहेगा। अगर सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ेगी तो मूल्य ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ होती है इसमें। अगर सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम होगी तो महंगाई कम हो जाएगी, ये है। और मूल्य ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो फॉरेन पैसा है या डॉलर है, आप मान के चलो, तो वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और हमारा जो पैसा है, रुपीज़ का मूल्य कम हो गिर जाएगा। जो अभी 80 चल रहा है, फिर वो 85, एक डॉलर में 85 हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, जिससे नुकसान हमारा ही होगा। उसके बाद चाबहार पोर्ट, जो हम ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, मैं उस पे कार्य चल रहा हुआ है 2017 से, वहाँ पे बना हुआ है। जो डील हो गई थी 2003 में, और अभी कार्य चला हुआ है वहाँ पे 2017 में पूरे प्रगति के द्वारा। जिससे क्या होगा, अगर ये अशांत एरिया रहेगा तो ये काम फिर रुक जाएगा, जिससे हमें और भी प्रोजेक्ट मिलेंगे मिडल ईस्ट में, या अपने तजाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कहीं पर भी। तो हमारी जो छवि है वो खराब हो सकती है, क्योंकि हम टाइम पर अगर किसी को काम नहीं करके देंगे तो क्या होगा, हमारी रेपुटेशन कम हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, गठबंधन क्षेत्र पर प्रभाव। जो भी हमने यहाँ पे जो कर रखे हैं अपने, इनके साथ, यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, इराक के साथ, इजराइल के साथ, जो भी हमने गठबंधन कर रखे हैं, एग्रीमेंट कर रखे हैं कि आप हमारे यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करोगे। जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया भी हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट कर रखे हैं इन्होंने, होटल बना रखे हैं, मॉल बना रखे हैं। अगर ये टाइम पे नहीं करेंगे तो हमारा भी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, जिससे हमारे क्या होगा, विकास का जो डेवलपमेंट है वो नीचे चला जाएगा, जो जीडीपी है वो कम हो जाएगी। और दूसरा सबसे इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो पेपर में लिखने की चीज़ नहीं है। यूएसए है, यूएसए के द्वारा क्या, तुर्की, सीरिया, इन पे क्या करेगा, यूएसए सैंक्शन लगा देगा। जो बाहरी देशों, दूसरे देशों से ही व्यापार नहीं कर पाएंगे, जो ये पहले भी हमने देखा, जिससे हमारा चाबहार पोर्ट के टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। जिससे हमें रेल लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो जीएमआर कंपनी को नहीं मिल करके चाइना को दे दिया गया है, ईरान के द्वारा। जिससे यहाँ पे क्या करोगे, अभी प्रतिबंध लगा देंगे, हम यहाँ पे कार्य कर नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट छूट जाएंगे और हमारा जो भी विकास है वो रुक जाएगा। सबसे मेन ऑटो जो प्रभाव पड़ेगा ये है हमारे ऊपर, इसको हमें कम करना चाहिए। यूएसए के प्रभाव को हमें नहीं नज़रअंदाज करके हमें यहाँ पर मिडिल ईस्ट में विकास करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, और हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए अच्छा खासा। दूसरा क्या इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो हमारे प्रवासी रहते हैं, एनआरआई रहते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं सालाना 300 दिन यहाँ पर, तो जिससे क्या होगा, 300 दिन, 200 दिन भी यहाँ पे जॉब करते हैं, 300 डे भी पूरी साल साल भी काम करते हैं, जिससे जो है हमारे यहाँ पे क्या होता है, मुद्रा आती है, विदेशी मुद्रा आती है, विदेशी मुद्रा में कम हो जाएगी। अब यहाँ से असंगठित क्षेत्र हो जाएगा, अशांत क्षेत्र हो जाएगा, तो सभी ये क्या होंगे, इंडिया में आएंगे, और इंडिया को आएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है पहले ही, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी तो हेल्थ की सिचुएशन बढ़ेगी, फूड की सिचुएशन चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा एक जॉब की वजह से। जिससे हमें तुरंत से तुरंत इनका वो करना चाहिए समाधान। युद्ध का कारण क्या है, मेन कारण क्या है, राजनीतिक कारण है बस, और कोई कारण नहीं है। मेन जो मेरे जो मानना है, राजनीतिक कारण है। क्योंकि जो देश हैं, इराक है, ईरान है, इजिप्ट है, सीरिया है, तुर्की है, लेबनान है, ये एक साथ तो मिल करके भी अगर युद्ध करना भी चाहें तो भी इजराइल को हरा नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, आतंकवाद का, टेरर का
सहारा लेते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया के साथ करता है, ऐसे ही ये अभी इनके साथ कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी सरकार है उसको चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरा ही जो मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करते हैं और बोलते रहते हैं। दूसरा क्या होता है, यहूदियों के प्रति विरोध। जो मुसलमान क्या है, उनको कमज़ोर समझते हैं, उनको नीच समझते हैं, जिससे उनके पास दोनों के आपस में विरोधाभास हो रहा है। उसके बाद क्या है, पश्चिम का प्रभाव। पश्चिम का प्रभाव मैंने बताया ना, यूएसए का पूरा समर्थन है इजराइल को। यूएसए ने वहाँ पर भी अपने युद्धपोत और जहाज वगैरह भेज भी दिए गए हैं। दूसरा क्या है, यूएसए की यहाँ पे अब क्या करेगा, अपना हथियार वेपन मार्केट को प्रचार करेगा, जैसे उन्होंने यूक्रेन में किया हुआ है। ये समझने की बातें हैं कि जो मेन युद्ध होता है ना, उसमें बेनिफिट किसका होता है। पूरा बेनिफिट होता है यूरोप का और यूएसए का, क्योंकि ये जो आज के टाइम में मार्केट होता है। अभी आप एक चीज सोच के देखो, यूएसए है 600 बिलियन डॉलर अपने रक्षा उत्पाद पे खर्च करती है, और हमारा कितना होता है, 56 बिलियन डॉलर। कहाँ 600 और कहाँ 56, क्योंकि और इसमें हम आयात करते हैं। आयात के मामले में हम नंबर कितने पे हैं, थर्ड पे हैं, नंबर थर्ड पे हैं। और ये निर्यात के मामले में नंबर वन है। और निर्यात क्योंकि 600 बिलियन डॉलर की मार्केट को खुद कब्जाए हुए हैं, तो इसको क्या है ना, यहाँ पे इनकम होती है। अगर आज के टाइम हमारी सरकार भी, इंडिया वाले भी अगर 56 है, तो इसको 560 बिलियन डॉलर की मार्केट करेंगे। इस तरह से हम हथियारों की उत्पादकता बढ़ा देंगे, तो हमारा भी यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। हम भी दूसरे देशों को ऐसे करने की लोभ लुभावन की बातें करेंगे। जैसे हमारा ब्रह्मोस है, तेजस है, जो हमारे अच्छे उन्नत के हथियार हैं, हम इनको बेचने के लिए मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग कैसे करते हैं, कोई युद्ध अभ्यास करते हैं, उसके साथ आप जापान के साथ लगाओ, ऑस्ट्रेलिया के साथ लगाओ, उसमें हम ब्रिटेन के साथ भी करते हैं, अमेरिका के साथ भी करते हैं, रूस के साथ भी करते हैं। हम काफ़ी देशों के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं, जिससे उनमें हमारे जो क्षमता होती है हथियारों की, वो पता चलता है, और वो हमें उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो रशिया का यहाँ पे क्या हो गया, वेपन मार्केट हो गई। दूसरा क्या है, धर्म के क्षेत्र में कट्टरता, एक दूसरे को धर्म में नहीं समझते हैं। दूसरा क्या है, उसके बाद क्या होता है कि श्रेष्ठ धर्म, कि आप ज्यूइश धर्म है नया धर्म बताते हैं, मुस्लिम है वो सबसे अच्छा धर्म बताते हैं। ये करना नहीं चाहिए हमें। इंसान है और बस इंसान के रूप में सभी की हेल्प करनी चाहिए, और सभी को एक समान समझना चाहिए। उसके बाद आतंकवाद, ये आतंकवाद की तो युद्ध ही है, तो इजराइल ने चाहिए इसको वार बोल दिया, पर ये क्या है कि आतंकवाद है, टेररिस्ट है, और कुछ नहीं है। एक दो दिन में इसका समाप्त हो जाएगा, जिससे ये तो अभी फिलहाल तो समाप्त हो जाएगा, पर आने वाले भविष्य में और भी आतंकवादी हो सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इस युद्ध को रोकने के भी कोई उपाय हैं या नहीं। हाँ, युद्ध को रोकने के उपाय हैं। इसको क्या है, शांति प्रिय बैठक के द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन क्या है, दोनों आपस में आए और बैठे। और जैसे हम जो कर रहे हैं, चाइना और इंडिया के जो बैठकें होती हैं रहती हैं, जो गलवान घाटी के पश्चात, उनको शांति प्रिय बैठ करके उनको समाधान किए रहे। इसके द्वारा हो सकता है बराबर भू क्षेत्र का बंटवारा, जो भी इजराइल का और उसका क्षेत्र है, ये क्षेत्र को एक बराबर भागों में बांट सकते हैं। या तो इसको ऐसे बांट सकते हैं, और या इसको ऐसे बांट सकते हैं, ताकि क्या है कि युद्ध की संभावनाएं कम हो जाए। तो इससे ये तो बातें हैं, पर इसको हम कर नहीं सकते, क्योंकि पहले यहाँ पे जो है फिलिस्तीन का एरिया था, और फिलिस्तीन के एरिया को इजराइल नहीं लेना चाहिए। हमें भी ऐसा ही एक, बस ये है कि जो भी शांतिपुरी जो भी एरिया निर्धारित हुआ था 1948 में, उसी पर उसको कब्जा रखना चाहिए, और बाकी के एरिया को फिलिस्तीन को दे देना चाहिए। उसके बाद क्या है, शिक्षा का विकास किया जाए। जो आतंकवादी है, अभी ये युद्ध हो रहा है आतंकवाद की वजह से ही हो रहा है, तो जैसे अगर आतंकवादियों को ऊपर एजुकेशन दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, तो वो क्या होगा, युद्ध की संभावनाएं बहुत हद तक कम हो सकती हैं। बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है
क्योंकि अगर दो की लड़ाई हो रही है, ए और बी की अगर लड़ाई हो रही है, अगर इसके बीच में जब तक सी नहीं आएगा तब तक और ज़्यादा युद्ध की संभावना नहीं होगी। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन है, उन सरकार के बीच में तो कोई लड़ाई नहीं है, और तब इसके बीच में क्या आ गया, टेररिस्ट। तो लड़ाई स्वाभाविक है, हो गए, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, सिविलियन का। तो इस चीज़ में क्या है, हमें दूसरे के हस्तक्षेप किए बगैर या दूसरे को बुलाए बगैर हमें ये युद्ध को समाप्त करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम लाइव ले सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का भी। अगर नेहरू जी कश्मीर का मुद्दा 1947 में 1948 में अगर कश्मीर का मुद्दा हमें यूएनओ में नहीं लेके जाते तो आज तक उसका समाधान हो जाना था, क्योंकि आज तक वो नहीं हुआ है। और ये किसका है, संघर्ष का युद्ध पूरा हो गया, जो आतंकवाद भी फैल गया यहाँ पे। इसको देखना चाहिए, जब तक हमें भी दूसरों को बीच में नहीं लाना चाहिए, जब तक हमारी स्थिति या हम उस स्थिति से निपटने के लिए काबिल नहीं हो। अगला क्या होता है, यूएनओ की भूमिका। यूएनओ के पास क्या होती है, यूएनएस यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल होती है, ठीक है। इसको आकर के यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, जिससे दोनों के देशों के बीच में जो भी संघर्ष हो रहा है उसका समाधान किया जाए। और क्योंकि यूएनओ के पास है ना, हर प्रत्येक देश की सेनाएं होती हैं, और शांति सेना भेजनी चाहिए ताकि समाधान हो उसके। जैसे हमारी भारतीय सेना शांति सेना में सबसे ज़्यादा भाग लेती हैं, जो चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो युगांडा हो, उसमें सभी देशों में हमारी शांति सेनाएं गई हैं। पीस कीपिंग जो सेना वहाँ पे जाती हैं, जिससे हमें समाधान करना चाहिए। अच्छा, अगला एक पॉइंट समझते हैं, इंडिया और मिडल ईस्ट के बारे में क्या क्या पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि ये जानना जरूरी है कि हमारे इनके बीच में क्या क्या व्यापार होता है, किस किस चीज़ में। टोटल बायलैटरल ट्रेड होता है जो अरब और वर्ल्ड में हमारा 162 बिलियन डॉलर का है। और इसमें क्या क्या होती है, गुड एंड सर्विस होता है, ऑयल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। इसमें 7 लाख जो अरब एरिया में 7 लाख हमारे भारतीय लोग नौकरी करते हैं, और 60% जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा ऑयल होता है, वो इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, हम अरब से करते हैं। उसके बाद क्या है, 2021 का, ये 2020-21 का रिपोर्ट, इसमें 177.5 बिलियन डॉलर के जो है वहाँ पे व्यापार हुआ है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है अरब रीजन को, वो 52.52 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। उसमें से 124.98 बिलियन का इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट किस चीज़ का, जब मेन जो चीज़ है वो हमारा ऑयल होता है, क्रूड ऑयल 60%। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी, गुड सर्विस के, तो वो तो हम एक्सपोर्ट ही करते हैं, हमारे यहीं पे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये तो रिसेंट G20 में हमारी वो हुई है, ये मैंने आपको बता दिया गया है। और इसी तरह से हमें एक अच्छे से लिखना चाहिए आंसर, ताकि लिख पाएँ और अच्छे आंसर को समझ पाएँ। आपको कैसा लगा, आप ये हमें कमेंट करके, लाइक करके और हमारे वीडियो को शेयर करके बता सकते हैं।